जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज मैं बताने जा रही हूँ भीमा एपिसोड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं भीमा एपिसोड आज 74 चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा की ताई जी से और उनकी माई से। दोस्तों भीमा की जो ताई जी थी वो जबरन भीमा की आई को हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद भीमा उनसे ये कह रही थी कि ताई जी आप मेरी माई को कहाँ ले जा रही हैं। तो उनकी ताई जी उनसे ये कहती है कि तुम शांति से यहाँ पर बैठे रहो, मैं तुम्हारी माई को मारने या पीटने नहीं ले जा रही हूँ, बात करना है बात करने जा रही हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों भीमा की जो ताई जी थी फूलमतिया, वो धनिया से कह रही थी कि धनिया पहले मेरी पीठ पे निशान देखो। दोस्तों सच में उनके पीठ पे कुछ निशान बना हुआ था। भीमा की जो आई थी वो पूछती है कि हाँ दीदी पीठ पे निशान है, लेकिन ये कैसे हुआ और कब हुआ। भीमा की जो ताई जी थी फूलमतिया वो बताती है कि मैं बचपन में जब भी किसी को पढ़ने देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। एक समय की बात है जब ऊंची जात के बच्चे एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा कि हम भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं उसके पास जा कर के सुनने लगी। लेकिन दुख की बात ये थी कि उनके जो परिवार वाले थे वो घर से बाहर आए और मुझे बिना देखे सुने पीटने लगे, और ये उसी चीज़ का निशान है। और उसने ये भी कहा कि ये जो पढ़ाई लिखाई है बस बड़ी बिरादरी वालों के लिए है, ना कि तुम्हारी छोटी बिरादरी के लिए। तो इसीलिए धनिया मैं हर बार पढ़ाई का विरोध करती रहती हूँ, ना कि तुम्हारी बेटी से मुझे जलन है और ईर्ष्या है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत छोटी है, लेकिन ये इस चीज़ में उसको ना पढ़ने दो तो ही अच्छा रहेगा। नहीं तो जैसे मेरे पीठ के निशान है वैसे उसको भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए धनिया तुम भीमा को रोको और बचाओ उसे ऐसे निशान से। उसको इस उम्र में शादी कर दोगी, ब्याह कर दोगी तो अपना घर बसाएगी, ना कि इस पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रहने दो। उनकी बात सुनने के बाद भीमा की आई को भी बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती है कि दीदी आपके पीठ के निशान के बदले मेरी बेटी पढ़ लेगी तो क्या ही बुरा हो जाएगा। जिसके बावजूद भी फूलमतिया कहती है कि अगर तुमको अपनी बेटी को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, लेकिन मैं हमेशा इसका विरोध करती रहूँगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उधर भीमा बैठ करके कुछ सोच रही थी। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, ये कि कैसे वो डोली जीत गई, मैं हार गई। उनके साथ जितने भी शिक्षक गलत किए हुए थे वो सभी वो सोच ही रही थी। उसी समय मेवा आते हैं और भीमा से कहते हैं कि भीमा तुमको पता है मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आया था। तो भीमा कहती है क्यों, क्या है बाबूजी दिखाइए। तो मेवा उनको बहुत सारे फीता देते हैं, कहते हैं कि उपहार के तौर पे मैं तुम्हारे लिए फीता लेके आया हूँ। भीमा कहती है कि बाबूजी मैं तो इसके हकदार हूँ ही नहीं, मैं तो अव्वल आई ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी इस फीते का। वहाँ पे धनिया आ जाती है और भीमा से ये कहती है कि भीमा रख लो, सबक समझ के रख लो, ताकि हमेशा तुम्हें याद रहे कि ये जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ उस दिन मेरे बाबा ने उपहार के तौर पे ये फीता ला कर के दिए, तो तुम उपहार के तौर पे ना सही सबक के तौर पे ही रख लो। भीमा की आई भीमा के पास बैठ जाती है और पहले जो फीता लगाई हुई थी इसको खोल करके उसके बाद फिर से दोबारा बांधने लगती है। बांधते हुए भीमा को ये बताती है कि भीमा अपनी ज़िंदगी को इस खुले बाल की तरह समझो, और ये जो फीता है ना इसको बांधने वाला समझो। जैसे खुले बाल को इस फीते से बांध करके रखती हो वैसे ही अपनी ज़िंदगी को रखो, ऐसे हौसला बना के रखो कि सारी दुख तकलीफ अपने से बांध सको। दोस्तों यह बात सुनने के बाद भीमा को भी समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे बाबा मेरे लिए क्या उपहार लेके आए हैं। जिसके बाद जितना भी फीता था वो सारे संजो करके रखती है कि मैं हमेशा इस फीते को लगाऊंगी। उस समय तो भीमा जितना सारा फीता था सारा बाल में लगा लेती है। जब उनके बाबा और माई चली जाती है तब तो सारे लगा लेती है और लगा करके ही सो जाती है।
उधर दूसरी तरफ बिशंबर बैठ कर के किताब पढ़ रहे थे। वहाँ पे आती है कैलासा बुआ, और कैलासा बुआ आने के बाद बिशंबर से पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। बिशंबर बताते कि अम्मा मैं अभी तक तो ठीक ही हूँ। जिसके बाद कैलासा बुआ कहती है कि अब तक तो ठीक हो गए, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद शायद तुम ठीक नहीं रहोगी। जिसके बाद बिशंबर किताब को नीचे रख देते और कहते हैं कि क्या हुआ अम्मा, अब क्या कहना चाह रही है, साफ साफ कहिए। दोस्तों वहाँ भी कैलासा बुआ इस भीमा के बारे में ही बात करती है कि भीमा को हम ऐसे नीचे गिरा देंगे कि फिर उस दोबारा उठने की वो कोशिश नहीं करेंगी, इतना हम बिखेर देंगे उसको। दोस्तों उस समय वो अपनी उम्र की अंतराल भी बिशंबर को बताते हैं कि मैं 56 साल की हूँ और वो कहाँ 7 साल की है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उम्रगर हूँ उनसे। तो उस हिसाब से मैं चाहूँ तो मेरी साजिश हमेशा काम करेगी और अपने हिसाब से भीमा की ज़िंदगी को ऐसे बिखेर दूँगी कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगी ही नहीं। जब भी सोचेगी तो वो उसके दिमाग में एक ही बात आएगा कि मैं पढ़ना लिखना अगर चालू करूँगी तो मेरे सामने फिर से कोई ना कोई डौली आके खड़ी हो जाएगी। दोस्तों उनकी बात सुनने के बाद बिशंबर हंसते हुए अपनी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा ऐसा भी मत सोचिए, और आप छोड़ क्यों नहीं देते भीमा को उसके हाल पे, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं। आपकी उम्र अम्मा कितनी है, 56 साल, और भीमा की है 7। तो आपको पता है कि 7 साल अगर 56 में कम कर देंगे तो कितना होगा। अम्मा आप 49 साल की बड़ी है, इतनी बड़ी हो कि इतनी छोटी सी बच्ची को आप चैन से नहीं रहने दे रहे। क्या मिल रहा है अम्मा आपको उसको इतना बर्बाद करने में, क्या मज़ा आ रहा है आपको। अम्मा छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे। मैं कहता हूँ कि आप उसको भी अपना लीजिए, उसको भी जीने का हक है। लेकिन दोस्तों कैलासा बुआ अपनी जिद पे हमेशा अड़ी रहती है, वो किसी का बात नहीं सुनती है। उनके लिए धर्म जात व्यवस्था यही सब बड़ी है। जिसके बाद वो बिशंबर का बात नहीं सुनती है, और वहाँ पे जब पवन आते हैं बुलाने अपनी दादी को, तो कैलासा बुआ ये बता रही थी कि बिशंबर मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती हूँ ना, तो लगते रहता है कि तुम्हारे बारे में अजीब ही लगते रहता है कि पता नहीं तुम क्या करोगे हमारी पीढ़ी का। लेकिन जब भी मैं पवन को याद करती हूँ ना, तब लगता है कि हाँ हमारे वंशज हमेशा चलते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसा है मेरा पोता। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो सुबह के समय सबसे पहले भीमा जगती है तो देखती है कि आई और उनकी जो बहन बिंदिया थी वो सब सोई हुई है। तो उससे पहले ही भीमा जग करके सारा जो घर वगैरह सब था सभी झाड़ू से बहार देती है। बहारने के बाद जो भी बर्तन सब था वो सब धुलने लगती है। धुलते समय उसके मुँह पे मिट्टी वगैरह सब लग जाता है। जब भीमा की माई को आँख खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर भीमा है ही नहीं। बाहर आती है तो देखती है कि भीमा तो बर्तन धो रही है। तो भीमा की माई उनसे कहती है कि क्या भीमा क्यों जग गई सुबह में ही। तो भीमा बताती है कि अम्मा कई दिन से पढ़ाई चल रहा था, इसीलिए मैं काम में नहीं कर पा रही थी, सोची कि अभी पढ़ाई नहीं है तो मैं आपका काम कर देती हूँ। भीमा की माई कहती है कि तुम्हें किसने कहा काम करने के लिए, जितना तुम काम कर नहीं रही हो उससे ज़्यादा तो तुम मिट्टी लगा रही हो, तुम छोड़ो मैं खुद ही कर देती हूँ। भीमा कहती है कि नहीं माई रहने तो मैं कर लूँगी। आप ऐसा कीजिए अपने आंचल से मेरे जो लगा हुआ है चेहरे पे मिट्टी उसको पोछिए और मैं बर्तन धुलती हूँ। उनकी माई ठीक वैसा ही करती है, भीमा का अपने आंचल से चेहरा पोंछने लगती है और भीमा बर्तन धो रही थी। वहीं उधर छबीला और मेवा को ढूंढने एक बड़ी जात के आदमी आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मेरे घर पे कुछ है जिसके लिए उनको साटा बनवाना था। तो बताते हैं छबीला कि हम इतना पैसा लेंगे तभी हम साटा बनवाइएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। जिसके बाद बड़ी बिरादरी के जो थे वो कहते हैं कि मैं उससे भी ज़्यादा पैसे दूंगा। जिसके बाद छबीला और मेवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे वो। अब दोस्तों उसके बाद ये दोनों तो चले जाएंगे साटा पे ही, और कितना ये सफल होंगे या फिर इसमें भी कैलासा बुआ की साजिश है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। फिलहाल आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है और आगे के एपिसोड के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। दोस्तों अगर आप लोग नहीं चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।